Hello students, welcome in the class. We are going to discuss about privatization, need for privatization and gains and losses of privatization in this class. तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है और इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो गेन्स हैं या लॉसेस हैं वो क्या क्या हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू हुआ तो कई सारे 5 ईयर प्लान्स बनाए गए प्लानिंग कमीशन के द्वारा। सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडिया में फोकस किया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन पर और उसमें जब आईपीआर 1956 बनाया गया तो उसमें ये डिक्लेयर किया गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है इंडिया में उसको गवर्नमेंट सेक्टर के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। उसमें जो लीडिंग रोल है वो गवर्नमेंट का रहेगा, पब्लिक सेक्टर का रहेगा और प्राइवेट सेक्टर का जो रोल था वो सेकेंडरी था। प्राइवेट सेक्टर पर कई तरह के रेगुलेशंस लगाए गए ताकि कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर ना हो। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेम जो पॉलिसी थी वो 1990 तक चली। लगभग 40 साल तक वही पॉलिसी हम फॉलो करते रहे और उसमें काफ़ी सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हुई इकोनॉमी में और उसका फ़ायदा मिला इकोनॉमी को। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हमारे देश में बनी, डाइवर्सिफिकेशन हुआ, उसके बहुत सारे फ़ायदे हुए। हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर फोकस किया तो उसमें बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स इंडस्ट्रीज़, काफ़ी तरह की इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई हमारे देश में। लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ में, ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ में करप्शन बढ़ गया, मिसमैनेजमेंट बढ़ गया और ह्यूज लॉसेस होने शुरू हो गए। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में बनी उसमें फिर प्राइवेटाइजेशन पर फोकस किया गया। पहले पॉलिसी जस्ट अपोजिट थी कि गवर्नमेंट सेक्टर का लीडिंग रोल रहेगा और रहा भी करीब 40 वर्षों तक। लेकिन 91 में जाकर ये महसूस किया गया कि अब जो रोल है वो प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर किया जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ का या इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो रोल है वो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसको सरकारी क्षेत्र के जो एंटरप्राइजेस हैं उनकी ऑनरशिप या ऑपरेशंस में प्राइवेट सेक्टर को शामिल करना। मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है वो सरकारी क्षेत्र के जो एंटरप्राइजेस हैं उनको मैनेज करेगा या उनकी ऑनरशिप करेगा, उनको खरीद लेगा। So therefore, in other words, we can say privatization is the process of involving the private sector in the ownership or operation of the state-owned enterprises. State-owned means जो सरकार के नियंत्रण में है, जो सरकारी है। तो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन का मतलब हुआ कि जब सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को प्राइवेट क्षेत्र के द्वारा जो है उसको मैनेज किया जाता है या उसकी ओनरशिप अपने पास ली जाती है तो उसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। अब ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये धीरे धीरे जो है होने वाला प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट जो है
अपने एंटरप्राइजेस का जो ओनरशिप है या मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करता है। और ये काम दो तरह से हो सकता है या होता है। पहली चीज़ है आउटराइट सेल ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, कि जो सरकारी जो एंटरप्राइजेस हैं उनकी एक बारी में ही सेल कर दी जाए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। मतलब जो निजी क्षेत्र के उद्यमी हैं वो सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को या उद्योगों को एक बारी में ही खरीद ले, मतलब इंडस्ट्री को पूरी तरह से ही परचेज कर ले या फार्म को परचेज कर ले। तो नेचुरली है कि जब परचेज कर लेंगे तो उनके पास ओनरशिप भी आ गया और मैनेजमेंट भी उनके हाथ में आ गया। और दूसरा तरीका ये है कि विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्राइजेस। मिक्स्ड एंटरप्राइजेस कौन से होते हैं? विच आर जॉइंटली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। मिक्स्ड एंटरप्राइजेस का मतलब है जिसको सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर चलाते हैं। तो ऐसे जो एंटरप्राइजेस हैं उससे सरकार की ओनरशिप और मैनेजमेंट इनको विड्रॉ करना, मतलब कि मिक्स्ड एंटरप्राइजेस की ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों ही प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर देना। तो ये दो तरीके हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो भी एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करते हैं। और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब सरकार अपने जो एंटरप्राइजेस हैं उसकी शेयर कैपिटल को प्राइवेट सेक्टर को बेच देता है, उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब एक तरह सरकार अपनी एसेट्स को जो है वो सेल कर रही है प्राइवेट सेक्टर को या प्राइवेट इन्वेस्टर्स को। सो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये उस समय किया जाता है जब हमें इम्प्रूवमेंट करना होता है प्रोडक्शन में और मैनेजरियल एफिशिएंसी में। मतलब हमें जब प्रोडक्शन को बढ़ाना हो, मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ाना हो तो डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ता है प्राइवेट एंटरप्राइजेस का। और साथ ही साथ जब हमें उन इंडस्ट्रीज़ का मॉडर्नाइजेशन भी करना हो तो ऐसी स्थिति में ध्यान दिया जाता है कि डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। सो डिसइन्वेस्टमेंट जो है उस समय भी करती है सरकार जब उसको फिस्कल डेफिसिट को पूरा करना हो। मतलब सरकार जो है वो फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है। सो लेट अस रीकैप ऑल दीज पॉइंट्स वंस अगेन। प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को सरकारी जो क्षेत्र के उद्योग हैं उनकी ओनरशिप या ऑपरेशन या मैनेजमेंट सौंपा जाता है। और उसके दो तरीके हैं कि एक बारी में ही उस एंटरप्राइज को पूरा का पूरा जो है बेच दिया जाए प्राइवेट सेक्टर को, या फिर जो मिक्स्ड एंटरप्राइजेज हैं उसमें से सरकार का जो ओनरशिप है या मैनेजमेंट है उसको विड्रॉ किया जाए, और तीसरा है कि डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। तो ये तरीके थे प्राइवेटाइजेशन के। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट वाज द नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया? कि जो प्राइवेटाइजेशन था उसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी इंडिया में? तो इसके पीछे मेन कारण था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये जो सरकारी क्षेत्र के एंटरप्राइजेस थे, उद्योग थे, उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही पुअर थी, इसलिए हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना पड़ा। सो लेट अस एक्सपैंड इट। तो जैसा आप जानते हैं कि सेकंड 5 ईयर प्लान जब बना इंडिया में, तो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो लीडिंग रोल था, जो की रोल था, वो पब्लिक सेक्टर को दिया गया, सरकारी क्षेत्र को दिया गया। और जो आईपीआर 1956 बना उसमें भी क्लियरली एंड
कैटेगोरिकली जो है ये बताया गया कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस और रोल रहेगा इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि 1951 से लेके और 1991 तक इन 40 वर्षों में इसी पॉलिसी को फॉलो किया गया, जिसमें मेन लीडिंग रोल जो था वो सरकारी क्षेत्र के उद्योग ही निभा रहे थे इकोनॉमी में। तो उसमें काफ़ी सारा जो है एक तरह से जो इंडस्ट्रियल बेस है वो तैयार हुआ हमारे देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हुई और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ, और जो एक तरह से स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हमारी इकोनॉमी में। सेकेंडरी जो सेक्टर है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा, तो काफ़ी सारी चेंजेस आई। और इसके अलावा जो नवरत्नाज हैं, जैसे जो मतलब कि पब्लिक सेक्टर के कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको हम नवरत्न कहते हैं, ज्वेल्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, मिनी रत्नास, ये भी पब्लिक सेक्टर की ही एंटरप्राइजेस हैं। मतलब पब्लिक सेक्टर ने ऐसे उद्योग भी इंडियन इकोनॉमी को दिए। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ जो है ज़्यादातर जो सरकारी एंटरप्राइजेस थे, उद्योग थे, वो एक तरह से डेड सोशल वेट बन गए या एक तरह से सोशल लाइबिलिटी बन गए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जो है वो बहुत ज़्यादा लॉसेस क्रिएट हो गए। लॉसेस डे बाय डे बढ़ रहे थे पीएसयूज़ के, और इस तरह से जो पीएसयू थे वो सस्टेनेबल सिचुएशन में नहीं थे, वो सस्टेन करने के लायक भी नहीं थे। इसके अलावा लीकेजेस, पिल्फरेजेस, इनएफिशिएंसी, करप्शन, ये भी लगातार बढ़ रहे थे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, और इसलिए भी एक ही समाधान नज़र आ रहा था कि इनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। 1991 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने पब्लिक एंटरप्राइजेस को जो है वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बेचना शुरू किया, और बहुत सारे जो पब्लिक ऑनरशिप वाली जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दी गई। लेकिन इसके साथ ही इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि जो नवरत्नास थे या जो इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उसको सरकार ने अपने पास रखा, और उनको जो है अपग्रेड करने के लिए भी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उनको अपग्रेड करने की, उनको सरकार के द्वारा पूरा किया गया, ताकि वो प्राइवेट सेक्टर के साथ और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में जो है वो काम कर सकें या इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचा सकें। तो ये कारण थे कि इंडिया में प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा, और इसका मेन जो मुख्य जो उद्देश्य था वो यही था कि जो प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स में होने वाले लॉसेस हैं उससे बचा जा सके। So let us understand the gains of privatization. First point is supremacy of self-interest over social interest. प्राइवेटाइजेशन के द्वारा जो है उस सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ावा दिया, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बढ़ावा मिला, लेकिन जो सोशल इंटरेस्ट था या कलेक्टिव इंटरेस्ट था उसको अहमियत नहीं मिली। और जब सेल्फ इंटरेस्ट की बात होती है तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो 100% कमिटमेंट के साथ अपना काम करते हैं, और उनको अपने आप को सरवाइव करना होता है, तो वो जो इंडस्ट्री है उसको एफिशिएंट बनाते हैं, और इस तरह की टेक्निक्स को या मैनेजमेंट स्किल्स को यूज़ किया जाता है ताकि उनका जो प्रोडक्शन यूनिट है वो हाईली प्रोडक्टिव हो। और क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट की बात है तो उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर जो है वो ज़्यादा
काम किया जाता है। तो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन में जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट को, व्यक्तिगत हित को जो है वो बढ़ावा मिलता है, ना कि सोशल इंटरेस्ट को। सोशल इंटरेस्ट मतलब सामाजिक हित जो है उसकी जगह जो है वो जो व्यक्तिगत हित है वो ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का यहाँ पर क्या अर्थ है कि जो प्राइवेटाइजेशन है उसका जो मेन एक्सपेक्टेशन होती है वो क्या होती है कि जो प्रोडक्शन का जो इन्वायरमेंट है वो एक तरह कॉम्पिटिटिव हो, चाहे वो प्रोडक्शन जो है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हो रहा है। तो उसमें जो है कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए, कंपटीशन बढ़नी चाहिए। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होना एक अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन जब होती है तो उससे इंडस्ट्रीज का जो है अपग्रेडेशन भी होता है और मॉडर्नाइजेशन भी होता है। और ये दोनों ही चीज़ें, अपग्रेड करना अपने आप को, मॉडर्नाइज करना अपने आप को, मतलब इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्नाइज करना, डेवलप करना, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। तो प्राइवेटाइजेशन होने से ये भी बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना होता है और फिर इन्हीं प्रॉफिट से वो अपना बिजनेस एक्सपेंशन भी करते हैं और साथ में वो अपनी जो ग्रोथ उनकी है उसी चीज़ पे डिपेंड होती है। तो इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करता है, मतलब अलग अलग तरह के जो ब्रांड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं या अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स पर जो है वो फोकस किया जाता है ताकि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। और इसका एक बहुत ही बेहतर एग्जांपल है जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है उसमें हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन करते हैं और किस तरह से अपने प्रॉफिट्स को वो मैक्सिमाइज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रमोट्स कंज्यूमर सॉवरेंटी। तो प्राइवेटाइजेशन से जो है वो कंज्यूमर सॉवरेंटी बढ़ती है। कंज्यूमर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में रहता है प्राइवेटाइजेशन से, क्योंकि उसको वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होती हैं, वैरायटी ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, और जब कंपटीशन होती है मार्केट में तो प्राइसेस गिरती हैं, कुछ हद तक प्राइसेस में कमी आती है। उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर को होता है, क्योंकि जब प्राइसेस कॉम्पिटिटिव रहेगी तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर नहीं होगा। जब बहुत सारी ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल रहेंगी तो कंज्यूमर को चॉइस मेकिंग करना आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से जो है वो कंज्यूमर सॉवरेंटी बढ़ती है, उपभोक्ता को इससे ज़्यादा फायदा होता है। सो दीज वर द गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या क्या नुकसान हुए हैं इंडियन इकोनॉमी में। तो पहला पॉइंट है सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी, ओनली अ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। देखिए इंडिया जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, मतलब कि जिसमें सोशल इंटरेस्ट को टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है। लेकिन जब से ये प्राइवेटाइजेशन को हमने फॉलो किया है तो उसमें ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी रह गई है, मतलब ये अचीव कर पाना अब तो संभव नहीं लगता है। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी अब कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता है, क्योंकि अब जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो सोशल इंटरेस्ट पर हावी हो गया है। सोशल इंटरेस्ट अब सेकेंडरी हो गया है और प्राइमरी क्या हो गया है, सेल्फ इंटरेस्ट। तो हमारा जो एक तरह से ऑब्जेक्टिव था अब वो प्रैक्टिकल नहीं रह गया है, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज थे
उनको अब प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया है। और प्राइवेट सेक्टर जब काम करता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ना कि सोशल वेलफेयर या सोशल इंटरेस्ट। वो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो इसलिए जो हमारी सोसाइटी का या इकोनॉमी का एक सोशलिस्टिक पैटर्न की जो इंडिपेंडेंस पे टाइम पे एक इमेजिनेशन की गई थी, वो अब एक दूर का सपना लगता है। तो ये नुकसान हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है वीकर सेक्शन सफर्स डेप्रीवेशन। तो देखिए, जैसे जब प्राइवेटाइजेशन में जो भी काम होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होता है। प्राइवेट प्रोड्यूसर उस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे जिससे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो अब वो प्रोडक्शन जनरली किस तरफ डायरेक्ट होता है? रिच सेक्शन की तरफ डायरेक्ट होता है। मतलब जनरली उन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है जो रिच सेक्शन यूज़ करता है, क्योंकि उसके पास परचेजिंग पावर है। और जो पुअर सेक्शन है या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है। तो जो उसकी रेंज के प्रोडक्ट्स है उनकी फिर अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, या उनकी तरफ जो रिसोर्सेज का यूज़ है वो कम होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can be also benefited. Thank you.